जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हमारे स्टूडियो में एडवोकेट राम ब्रिज गौतम जी के नाम से ही मैं उन्हें जानता हूं, लेकिन अब उनका पिछले एक साल से नाम आईपी राम ब्रिज एडवोकेट और एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। स्पेशली बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करना, न्याय दिलाना उनके जिंदगी का मकसद मैं देख पा रहा हूं। और हम लोग दिल्ली बैठे हुए भी दोनों एक दूसरे के टच में रहते हैं और जहां जहां भी एट्रोसिटीज होती हैं उस पर न्याय दिलाने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुजन दस्तक चैनल पर। कुछ बहुजन से जुड़े मुद्दों पर आपसे बात करना चाहेंगे। तो बात करने से पहले सबसे पहले हम जो है बहुजन दस्तक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इलाहाबाद का एक जिसको हम नाचीज अपने आप को कह सकते हैं, एक छोटा सा एक्टिविस्ट, और विशेष करके एक्टिविस्ट के साथ साथ जो है कि विशेष करके हम सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पे काम करते हैं। आपने अपने स्टूडियो में बहुजन दस्तक के माध्यम से अवसर मौका दिया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। सर, आप जो सामाजिक और सांस्कृतिक, क्योंकि आप सांस्कृतिक माध्यम से भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना या जागरूक करना या उन बच्चों को, ऐसे युवाओं को, ऐसे छोटे बच्चों को भी तैयार करते हैं, तो किस तरह से ये कर पाते हैं और क्या आपका मकसद है उसका? विशेष करके हम जो बताना चाहेंगे कि एक बार एक स्लोगन किसी हमारे सोशल एक्टिविस्ट ने दिया था कि बाबा साहेब की वैचारिकी में है कि 10 भाषण सुनने से ज़्यादा प्रभावशाली होता है एक नाटक देखना। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र हम रहने वाले प्रॉपर जौनपुर के हैं, लेकिन 93 से वर्तमान में जो प्रयागराज है, और प्राचीन में इसको कहा जाए कि इसके पहले 4 साल पहले जो इलाहाबाद है, लगातार हम 20-22 साल से इलाहाबादी हो गए हैं या प्रयागराज के निवासी हो गए हैं। तो बाबा साहेब की जो वैचारिकी है कि 10 भाषण सुनने से ज़्यादा प्रभावशाली होता है एक नाटक देखना। लगभग 2007 से हम नाटक जो रंगमंच है या बहुजन समाज की गैर राजनैतिक जड़ें, जिसको हम सामाजिक भी कह सकते हैं और सांस्कृतिक भी कह सकते हैं, जो दो जड़ें हैं, इसको हम मजबूत करने में यह है कि विशेष करके हम प्रयागराज की बात कहें, क्योंकि प्रयागराज एक बहुत बड़ा कि जिस व्यवस्था को बाबा साहेब ने नकारा 14 अक्टूबर 1956 को, हम माघ मेले के माध्यम से, अर्ध कुंभ के माध्यम से या कुंभ के माध्यम से देख सकते हैं कि लाखों लाख, करोड़ों करोड़ लोग पवित्र होने के लिए गंगा जो एक नदी है उसमें डुबकी लगाने के लिए लोग आते हैं। और निश्चित है कि हमारे अंदर जो मिथक बहुत सारी चीज़ें जो गढ़ी गई हैं, हमारे जो हमारी मानसिक गुलामी है, जब तक हम उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे तब तक हम चिरस्थायी रूप से, जिसे बाबा साहब ने जो कहा, हम यहाँ की शासक कौमें रही हैं, हम यहाँ की हुक्मरान कौमें रही हैं, ये हमें तो लगता है कि दीवा स्वप्न है। सबसे पहले हमें गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करना है, जिसपे एक छोटा सा काम हम आईपी रामब्रिज होते हुए एक अधिवक्ता के साथ साथ कर रहे हैं, जिसमें हम विशेष करके बहुजन बाहुल बस्तियों में या शहर में है तो मनिल बाहुल जो बस्तियां हैं, उनमें गर्मी की छुट्टी जो हो जाती है, बच्चे जो पढ़ते हैं, तो उनके सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए एक 20 दिवसीय या 25 दिवसीय प्रस्तुति परक रंग कार्यशाला का आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से बच्चों का नृत्य है, नाटक है, गायन है, उसकी तैयारी होती है। और ये जो तैयारी होती है किसी हम देवी देवताओं पे या किसी और गीतों पर नहीं, बल्कि जो हमारे बुद्धिज्म पे आधारित है, बाबा साहब के जीवन पे जो आधारित है, या फुले साहब के, हमारे जो बहुजन महापुरुष है उनके जीवन पे आधारित जो नृत्य है, नाटक, गायन है, उन्हीं की तैयारी करके इलाहाबाद में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, उसके प्रेक्षागृह में हम विगत 2016 से लगभग 11 जून को 3 बजे से रात 9 बजे तक जो है प्रस्तुतियां देते हुए चले आ रहे हैं। तो सर, ये आप, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आप जिस तरह से आप काम कर रहे हैं समाज को तैयार करने के लिए, बच्चों को तैयार, इसमें एक आर्थिक समस्या भी बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि मैं खुद स्टूडियो चला रहा हूँ, आप अभी भी देख रहे हो स्टूडियो में इतना लाइट और इतना बिजली का बिल, और दिल्ली के अंदर इतना बड़ा, ये बड़े स्टूडियो को बनाना एक बड़ा मुश्किल काम है। ये सब तकलीफें, क्योंकि आप तो और छोटे शहर में, मैं तो फिर भी दिल्ली में बैठा हूँ। तो ये जो आर्थिक समस्या है, इससे किस तरह से आप कर पाते हैं इस काम को? विशेष करके हम अगर प्रयागराज या इलाहाबाद के परिदृश्य की बात करें, क्योंकि एक वो भी बहुत बड़ा देखा जाए कि गढ़ है, हिंदुत्ववादी या और उसको जो भी हम वादी देना चाहें उसका गढ़ है, लेकिन उस गढ़ में भी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और बाबा साहेब की वैचारिकी या उनके संविधान, लिखे हुए संविधान की बदौलत आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके जो संगठक महाविद्यालय हैं, और साथ ही साथ इलाहाबाद में बहुत सारे ऑफिशियल, चाहे वो एजी ऑफिस हो, सेल टैक्स हो, पीडब्ल्यूडी है या जल निगम है, तमाम ऐसे ऑफिस हैं
आरक्षण की बदौलत हमारे समाज के भी वहाँ अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। तो जो आर्थिक संसाधन की आप बात कर रहे हैं, निश्चित है कि हमें मालूम है कि हमारी जो वैचारिकी लगभग 20-22 साल से जो मैं इस मुद्दे पे काम कर रहा हूँ, जुड़ने के लिए मैं लगभग हज़ारों लोगों तक पहुँचा हूँ। लेकिन जो हमने एक रिसर्च किया, तो उसमें 100 में अगर देखा जाए मात्र एक व्यक्ति ही 100 में 1%, 100 में मतलब 99% आदमी आज भी बाबा साहेब की बदौलत सेवाओं में है, उनकी बदौलत अच्छे-अच्छे वेतन पा रहा है, ऐशो-आराम से रह रहा है। लेकिन उसके अंदर जो हमारे समाज के बहुजन समाज का अधिकारी कर्मचारी है, 99% अधिकारियों कर्मचारियों के अंदर जिसको कहा जाए सामाजिक चेतना या सांस्कृतिक चेतना आज भी शून्य है। लेकिन 1% जो हम जोड़ रहे हैं, जो बहुजन समाज की जो बौद्धिक वक्ता है, ऐसे अधिकारियों की बदौलत उसकी बदौलत हम ये काम कर पा रहे हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आर्थिक जो संकट है या आर्थिक जो संसाधन है, इसके लिए हम जैसे सोशल एक्टिविस्टों को, हम ही जैसे नहीं, ये बहुजन दस्तक जो चैनल है, अभी एक सोशल एक्टिविस्ट है जो एट्रोसिटी के मुद्दे पे हमने देखा, आपके साथ हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुजन चैनल के माध्यम से उठाया। निश्चित है कि आर्थिक स्ट्रक्चर जो है, आर्थिक जो संसाधन है, हम सब पास नहीं है। लेकिन हम बहुजन समाज के जो अधिकारी कर्मचारी, अभी जो हम 1% की बात करें, जो पे बैक सोसाइटी के तहत सहयोग करते हैं, हम चाहते वो संख्या बढ़नी चाहिए। अगर बाबा साहब ने क्या कहा था कि हमारे बहुजन समाज में अगर 10 वकील, 10 डॉक्टर, 10 इंजीनियर हो जाएं, तो बहुजन समाज के सामाजिक परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाए। लेकिन आज देखा जाए कि अभी हमें हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि बहुजन समाज में दसों हजार वकील हैं, दसों हजार डॉक्टर हैं और दसों हजार इंजीनियर हैं। लेकिन देखा जाए बहुजन समाज की बात छोड़िए, आज बहुजन की राजनीति कहाँ पर है? हम कहीं पर भी सफल नहीं है। लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों से आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि चाहे रामबृज गौतम जैसे लोग या आईपी रामबृज जैसे लोग या गौतम रत्ना जैसे लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुजन चैनल के माध्यम से काम कर रहे हैं, आप आर्थिक सहयोग करेंगे तभी जाके हम लोग समाज के लिए कुछ जो सामाजिक आंदोलन है, सांस्कृतिक आंदोलन है, कुछ कर पाएंगे। सर, इसमें एक एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ। अभी एक घटना का, लखनऊ की एक घटना थी बहुत बड़ी, जिसमें हमारे शेड्यूल कास्ट की महिला और उसके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया। वो खबर को हमने अपने दिखाया दूसरे बहुजन मूवी चैनल पर। 6 लाख बहुजन समाज के लोगों ने उस वीडियो को देखा। 6 लाख में से 600 कॉल आई कि इस तरह की घटना पे हम आपको बता सकते हैं। तो हमने बोला हाँ बिल्कुल आप बताइए, हम आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जब हम आर्थिक उसको चेक किए तो मात्र 6 लाख में से आपको हैरानी होगी, मात्र 15 रुपए का कंट्रीब्यूशन एक शख्स से आया। तो आप सोचिए कि हम कितने मुश्किलों से जाकर के इस काम को कर पाते हैं। ये बड़ी विडंबना मैं कहूँगा इसको। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। जैसे आज की डेट में अगर हमको अवसर या मौका मिला है बहुजन दस्तक चैनल के स्टूडियो में, आज क्योंकि दिल्ली पूरे देश की राजधानी है, यहाँ जो आने का मेन पर्पज है, अली की इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक संगठक विद्यालय जिसको हम सीएमपी डिग्री कॉलेज कह सकते हैं, सन 2017 में वहाँ पे कुछ विज्ञापन असिस्टेंट प्रोफेसर के जारी हुए, जिनमें विधि संकाय के भी कुछ पद जारी किए गए। उस विधि संकाय में एक पद जो है अनुसूचित जनजाति का था, और अनुसूचित जनजाति में देखा जाए तो गोरखपुर जो है कि नेवरा गांव है और बांसगांव तहसील है, जहां पे सत्यवान कुमार नायक, जो कि वास्तव में 100% में गारंटी के साथ आपके चैनल के माध्यम से वो ब्राह्मण है या सवर्ण है, लेकिन वो अनुसूचित जनजाति का हाथ से बना हुआ फर्जी डॉक्यूमेंट के माध्यम से 2018 में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है। और जैसे हम सबको जानकारी मिलती है कि एक सवर्ण या एक ब्राह्मण अनुसूचित जनजाति का फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया है, तो हम लोग उसका जो पहले कहते हैं ना, आओ इसका पता लगाएं, हम लोगों ने पहले पड़ताल करी। पड़ताल से पूरा कागज उसका फर्जी निकला। हम लोग अनुसूचित जनजाति आयोग तक आए। आयोग ने जब हस्तक्षेप किया तो वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर और सीएमपी डिग्री कॉलेज की जो प्रबंध कमेटी है, साथ ही में प्रिंसिपल, तीनों लोग सख्ते में आए और जो है कि सत्यवान नायक से काम लेना और उसका वेतन रोक दिए। लेकिन वेतन और काम पाने के लिए डॉक्टर सत्यवान कुमार नायक हाई कोर्ट चले गए। अभी हाई कोर्ट में उनको कोई रिलीफ नहीं मिली है। जो हमको गोपनीय सूत्रों द्वारा पता चल रहा है कि लगभग 1 महीना पहले वो जो फर्जी सर्टिफिकेट बना रखे थे,
और जो नायक है विशेष करके जो हमको भी जानकारी है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिसको हम कहार कहते हैं या धुरिया कहते हैं उनका जो हमने अभी गजेटियर पास हुआ है GOND गोंड, गोंड की जो 4 सिनोनिम जातियां हैं, उपजातियां हैं, जिसको हम धुरिया कह सकते हैं, ओझा कह सकते हैं, नायक कह सकते हैं और कोई पठारी करके कोई है। ये 4 जातियां हैं जिनमें नायक क्या है कि जो बांस गांव के तहसील के इर्द गिर्द में हमारे ब्राह्मण बिरादरी के ज्यादा से ज्यादा लोग नायक लगाते हैं। वो नायक टाइटल लगी है लेकिन है वो ब्राह्मण। उसका फायदा लेकर के लगभग हजारों से ऊपर करीब जो है वहां के लोग अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट बनवा करके, और लगभग हम तो करें वहां लगभग 50 लोग सेवाओं में हैं। लेकिन वहां के तत्कालीन DM ने कमेटी बनाई, कमेटी ने जांच किया और हजारों जो सर्टिफिकेट बने हुए थे जो फर्जी, सबको निरस्त किया गया और उसमें डॉक्टर सत्यवान नायक का भी सर्टिफिकेट निरस्त किया गया। तो साथियों देखिए, मतलब किस तरह से हम लड़ाई को लड़ते हैं। जिस तरह से सर ने अभी बताया कि एक जाली सर्टिफिकेट जब उनको पता लगा तो उसकी फाइट की उन्होंने, उसको नौकरी से निकलवाने का काम किया है। तो एक हमारे हमारे बहुजन समाज के एक व्यक्ति की एक नौकरी बचने के जा रही है। तो इस तरह से हम काम करते हैं। तो जैसे मैं डॉक्टर सत्यवान के विषय में जो बता रहा था कि ये वर्तमान में वो जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट तहसीलदार लेखपाल जिससे भी है, क्योंकि आज देखा जाए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन एक और हम आह्वान तो कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंचों पर, लेकिन अगर ग्रास रूट पर अगर देखा जाए कि बिना भ्रष्टाचार के तहसील लेवल कोई छोटा से छोटा भी काम नहीं हो पा रहा। उसमें डॉक्टर सत्यवान, जो हम गोपनीय सूत्रों द्वारा पता चला है कि तहसीलदार लेखपाल को मिला करके कंप्यूटराइज और वास्तविक सर्टिफिकेट बना लिया है और प्रबंध कमेटी को, प्राचार्य CMP डिग्री कॉलेज को या वाइस चांसलर को भी समेट करके वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बहाल होना चाहता है, जिसके अगेंस्ट मैं यहाँ पे आपके नई दिल्ली आया हुआ। आज अनुसूचित जनजाति आयोग आया था। तो जो आर्थिक संकट की मैं बात बता रहा हूँ कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में या और जैसे MNIT है, IIIT है और तमाम है, आज की डेट में लगभग सैकड़ों लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर होंगे। लेकिन रामबृज गौतम क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई आय स्रोत नहीं है। जब भी हम लोग लड़ाई लड़ते हैं निस्वार्थ भाव से, बिना पैसे कौड़ी का। तो जिसे हमने आग्रह किया, भैया मैं इलाहाबाद से दिल्ली जाऊंगा तो भाई आजकल गर्मी है, मैं BP का भी और शुगर का भी रोगी हूँ, तो भाई अगर थोड़ा एयर कंडीशनर अगर टिकट बन जाए तो मैं AC से सफर कर चला जाऊं। तो मैं लोगों से जो आग्रह किया तो लगभग 50 लोगों का आग्रह किया, लेकिन सहयोग करने वाले क्या है कि हमने जो सोचा कि भाई उनका अगर सत्यवान नायक के प्रोफेसर बनने से कोई अनुसूचित जनजाति का कोई उनका भाई होता, उनका बहन होता, उनकी बीवी होती, वो प्रभावित होती, तो हमको सहयोग करते कि भाई जाइए गौतम जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आयोग तक हमारी लड़ाई लड़िए। लेकिन समझ लीजिए चाहे MNIT हो, चाहे IIIT हो या इलाहाबाद विद्यालय या और संगठक विद्यालय हैं, कोई आर्थिक सहयोग नहीं किया। अगर कोई सहयोग कर रहा है तो कुछ ऐसे ही जो हमने बताया कि 1% के लोग जो यहाँ तक भेजे हैं, वो भी हो सकता है कि हमको अपने जेब से भी कुछ वाइफ हमारी गवर्नमेंट ITI में इंस्ट्रक्टर हैं, उनके वेतन से भी लगाना पड़े। तो मैं पुनः फिर आग्रह करना चाहूँगा बहुजन समाज के जो भी ऐसे लोग हैं जो थोड़ा समाज के विषय में सोचें और सांस्कृतिक विषय में सोचें, या हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं या गौतम रत्ना साहब जैसे काम कर रहे हैं, इसके विषय में सोचें, क्योंकि बिना आर्थिक संसाधन के कुछ हो नहीं सकता। हम लोग चाहते हैं कि इसके माध्यम से समाज मुख्य जो हाशिए है मुख्य धारा में आए। तो फिर दोबारा आग्रह है, निवेदन है कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या सोशल मीडिया चलाने वाले हमारे जैसे बहुजन दस्तक चैनल है, आप निश्चित है कि इसको सपोर्ट करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सर आपकी इस बात पे मुझे थोड़ा लंबा हो रहा है, फिर भी मैं एक एग्जांपल अपना देना चाह रहा हूँ यहाँ। मैं बाबा साहब के गांव गया, तो बॉम्बे में मेरा कोई दोस्त था अपने बहुजन समाज से, मुझे रहने की जगह तो मिल गई क्योंकि बॉम्बे बहुत महंगा सिटी है, होटल के लायक पैसे नहीं थे। मैंने अपील किया, 700 बहुजन ग्रुप में मेरे मोबाइल में है व्हाट्सएप पे। मुझे मात्र एक आदमी का 200 रुपये का सहयोग मिला और मैं बाबा साहब अम्बेडकर के गांव जा करके उनके इतिहास को दिखाना चाहता था। फिर मैं अपने दोस्त की स्कूटी से लगभग 600 किलोमीटर का सफर मैंने बॉम्बे से रत्नागिरी, बाबा साहब का गांव रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, अम्बावड़े। वहां पर मैं स्कूटी से पूरा बॉम्बे जहां जहां बाबा साहब के इतिहास है, जैसे चावदार तालाब गया, क्रांति भूमि गया, ये सब जाके मैंने स्कूटी से मुझे करना पड़ा। इतनी तकलीफ होती है
जब हमारे जैसा आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है और वहाँ समाज सहयोग नहीं करता, तो इस पर जरूर हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बाबा साहब की वजह से आज यहाँ तक पहुंचे हैं, सोचना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि देखिए जैसे मैं भी अधिवक्ता पेशे में हमने देखा कि जो हमारा अध्ययन है, मैं सब अधिवक्ताओं पर नहीं आरोप लगाऊंगा, हमारा जो अध्ययन है कि जो पैसा का जो मामला आ जाता है तो हमने देखा कि अगर क्लाइंट जो आता है तो एक अधिवक्ता देखता कि अगर इसके जेब में 1,000 रुपया है तो केवल वो गुणा भाग लगाता कि इसका 1,000 रुपया हमारे पास कैसे चले आए। तो हमने देखा कि भाई मैं जो अधिवक्ता पेशे या हमने एलएलबी जो किया कि हम अपने समाज को निस्वार्थ भाव से कैसे न्याय दिला पाएंगे। तो हमारे समाज की भी जो केसें आती थी तो पता चला कि फटी बनियान और पैर में चप्पल नहीं है, ये 1-1 इंची दाढ़ी रखा के चले जाते थे। तो मैं पहले लोअर कोर्ट में जब प्रैक्टिस करता था, मैं सोचा भाई हमारे समाज के लोग क्यों लोअर कोर्ट चले आते हैं? भाई हमारे पास ज़मीनें नहीं है आखिर तो हमने क्या किया, हमारे सीनियर साहब के पास जो केसें थी उनमें से लगभग 15-20 केसें हमने नोट किया एड्रेस से। जब उनके गाँव में मैं निकला, तो गाँव में देखा कि जैसे एक समय था बहन जी के समय में मानवर कांशीराम आवास योजना आई, इसके पहले इंदिरा आवास या इस तरह से आवास आते थे। तो जैसे बड़े भाई को आवास मिल गया, ये कहानी थोड़ा बताना ज़रूरी है कि आवास मिल गया और छोटे भाई को भी 4 साल बाद उसकी कॉलोनी आ गई। उसका भी आवास बनना था। बड़ा भाई जैसे मान लीजिए कि 30 बाई 30 मान लीजिए ज़मीन है, तो 15 बाई 15 में तो बड़ा भाई बना लिया जिसको पहले आवास आ गया। अब जब छोटे भाई की जब आवास आ गया तो जो 15 बाई 15 उसका बचा है उसमें घर बनाना चाह रहा है। तो बड़ा भाई कह रहा भाई पीछे जो थोड़ा है कंडी ऊपरी जो पाथी जाती है, पीछे कैसे लेने जाएँगे? कम से कम 3 फीट छोड़ के तब अपना घर। अब भाई आप अपना 15 फीट तो बना लिए, अब छोटा भाई 15 बनाने जाता है 3 फीट छोड़ दो। मतलब जो 3 बाई 15 जिसकी जो ज़मीन है, मतलब कि 30,000 मतलब कि 30,000 की ज़मीन नहीं होगी, इससे ज़्यादा कहीं वकील साहब भाई डब्ल्यूएस लगाना है, प्लेन दाखिल करना, काउंटर लगाना है, वो 30,000 दे चुका है। तो मैंने क्या किया कि भाई हमारा समाज इस मकड़ जाल में कि भाई उसको थाने के मुँह न देखना पड़े, कोर्ट का मुँह न देखना पड़े या डॉक्टरी में डॉक्टरों के मुँह न देखना पड़े, भई कोई बीमार ना हो। तो हमने ऐसे जिस क्षेत्रों में जब निकल गया तो हमने विशेष करके ऐसे गरीब व्यक्तियों का हमने एक नेटवर्क तैयार किया। नेटवर्क तैयार करने के बाद उनको जब इस तरह से उनके जो बाबा साहेब के संवैधानिक हक अधिकार हैं, जब एकजुट करना शुरू किया तो एक समय था जब स्टूडेंट लाइफ में मैं पढ़ने आया था तो आपने शिवपतिया कांड सुना होगा और आपने उसमें हेल्प करी थी। आज शिवपतिया देखा जाए कि 28 साल बाद उसको न्याय मिला और वर्तमान में उसको कंपनसेशन भी आ गया, उसको भी और उसके देवर को भी। लेकिन मैं स्टूडेंट लाइफ में बता रहा हूँ कि मैं 93 में इलाहाबाद पढ़ने आया, 94 की शिवपतिया घटना है, लेकिन 28 साल बाद 2022 और 23 के बीच में उसको न्याय मिल रहा है। ये देखिए हमारे समाज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार नहीं है, न्याय पूरे सबको निःशुल्क न्याय मिलेगा, लेकिन ये स्थिति देखिए। तो जब हमने गाँव में नेटवर्क बनाया तो नेटवर्क के माध्यम से हमारा यमुना पार का ऐसा क्षेत्र है कि समझ लीजिए आज भी अगर देखा जाए तो मेरा जो बचपना बीता है, मैं देखता हूँ कि आज भी जो समाज का जो विकास है, आज भी देखा जाए 40 साल देश की आज़ादी के 75 साल में 40 साल पीछे चल रहा है। हमारे शंकरगढ़ के, कोरांव के और मेजा के ऐसे बहुत सारे अनुसूचित जात बहुल बस्तियाँ मिल जाएँगी, जो दिन भर में केवल एक बार भोजन बनाती हैं, एक बार में ही खा के सो जाएँगे, एक समय भोजन नहीं बनाते हैं। तो ऐसे लोगों को जोड़ करके हमने जो लड़ाई लड़ना शुरू करी, तो कुछ लोगों को ज़मीन मिल गई, एट्रॉसिटी वाले मुकदमे आप सबके माध्यम से जैसे चैनल मिल गया, भाई इसके माध्यम से हमें उछाल होगा, शासन प्रशासन तक जाएगा, तो ऐसे मुकदमे भी दर्ज हो जा रहे हैं। तो जो निस्वार्थ भाव से काम करने की बात है, तो मैं अपना उदाहरण अगर दूं कि अगर इलाहाबाद से मान लिया हम 2 पहिया गाड़ी लेकर के बाइक लेकर ग्रामीण क्षेत्र जा रहे हैं और जनता से एक पैसा लेना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जिस आरक्षण की बदौलत, जिस बाबा साहेब के संविधान की बदौलत हमारे बहुजन समाज के लोग हम चाहते हैं कि ठीक भाई आप थोड़े पैसे वाले हैं, आपके लड़के पढ़ लिख करके उसका आरक्षण का फायदा उठा ले रहे हैं, लेकिन पे बैक सोसाइटी के तहत मैं आपसे पुनः फिर आग्रह करूंगा, अगर हमारे बहुजन समाज का अधिकारी कर्मचारी ऐसे सोशल एक्टिविस्टों पर, ऐसे सोशल मीडिया जो आप जैसे लोग चला रहे हैं, बहुजन दस्तक पे बैक सोसाइटी अगर करना शुरू कर देंगे, तो हम जो कह रहे हैं कि आज की स्थिति जो हमारे यमुना पार के 40 साल पीछे चल रही है, निश्चित है कम समय में हम 40 साल आगे जा सकते हैं। जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो ज़रूरत है आपको ऐसे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला कर के खड़े होने की और तन मन धन से उनके साथ सहयोग करेंगे, तभी हम एक और अच्छी मजबूत लड़ाई और उसको क्वांटिटी में ज़्यादा कर पाएंगे। अगर आज हम 4 लोगों के लिए न्याय दिला पा रहे हैं, तो हो सकता है हम 40 से 400, 4000 और 4 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वकील साहब। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपने बहुजन समाज के मुद्दे और उनकी आवाज़ को और उनको न्याय दिला सकें। धन्यवाद।